नमोवाह मित्रों, आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में जिसमें हम आपको अपने साथ ले चलेंगे यूरोप की यात्रा पर सबसे पहले आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे यूरोप के संबंध में, जैसा कि यूरोप जाने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए जिससे कि हमारी यात्रा सुखद रहे। आइए इस व्लॉग में सबसे पहले बात करते हैं उन 5 बिंदुओं की जो बहुत ही आवश्यक हैं अगर आप किसी भी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, बट स्पेशली फॉर यूरोप हम बात करेंगे। आइए जानते हैं पहले बिंदु के विषय में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और यह बिंदु है फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन करेंसी। तो आइए जानते हैं कि हम फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बेस्ट वे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नज़दीकी बैंक जिसमें आपका अकाउंट है वहाँ पर पता कर सकते हैं कि वे फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं या नहीं। सामान्यतः आरबीआई ने बहुत सारे बैंक्स को ये लाइसेंस दिया हुआ है जिसमें कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक प्रमुख रूप से हैं। अगर ऐसी कोई भी शाखा आपके नज़दीक है तो आप वहाँ पर संपर्क करके पता कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैंक्स सबसे कम एक्सचेंज रेट लेते हैं, सबसे कम ब्रोकरेज लेते हैं आपकी मनी को एक्सचेंज करने में। जो अदर मीडियम्स हैं लाइक थॉमस कुक या फिर आप बुक माई फॉरेक्स, देयर इज़ अ साइट एज वेल, वहाँ पे भी आप ये करा सकते हैं, बट वो थोड़ा सा हायर एक्सचेंज रेट आपसे लेंगे। इसलिए मेरा सजेशन है कि फॉर बेस्ट एक्सचेंज रेट आप किसी भी बैंक में संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पता कर सकते हैं, और मिनिमम से मिनिमम आप एक्सचेंज रेट पे वहाँ पे फॉरेक्स ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु है, जब कभी भी आप विदेश यात्रा पर जाएं तो हमेशा अपने साथ एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और कुछ ज़रूरी दवाइयां हमेशा साथ में कैरी करें, जैसे कि बुखार, सिर दर्द, जुकाम या और भी कोई ऐसी दवाई जो आपके लिए ज़रूरी हो, वोमिटिंग के लिए भी यूज़ कर सकें जो। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी हम फ्लाई करते हैं या उसके बाद हमें हमेशा सिर भारी रहता है और कभी कभी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है अगर यूरोप में आप किसी डॉक्टर विजिट पर जाते हैं, और उनके प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवाई मिल सकती है। इसलिए बेटर है कि आप अपने साथ एक प्रिस्क्रिप्शन के साथ दवाइयाँ कैरी करके जाएं, जिससे कि आपको सहूलियत हो और आप अपना समय बहुत अच्छे से गुजार सकें। आइए बात करते हैं तीसरे बिंदु की। यह बिंदु मैं कहूँगा कि शाकाहारी लोगों के लिए अधिक है, क्योंकि जैसे ही हम विदेश में जाते हैं तो हम पाते हैं कि मैक्सिमम जो 95% केसेस हैं वहाँ पे आपको नॉन वेज ही मिलेगा। आपको वेजिटेरियन फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ही सीमित रहेगी, कम रहेगी। अगर होगी भी तो उसमें वो स्वाद नहीं होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको डेफिनेटली अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें रख के जानी चाहिए, कुछ स्नैक्स का चीज़ें या फिर कुछ मैगी वगैरह। अगर आप मैगी पसंद करते हैं तो आप अपने साथ लेके जाइए स्टॉक में, कि जो आप जितने भी दिन आप रहने वाले हैं, अगर आपको कोई इंडियन रेस्टोरेंट आसपास नहीं मिलता है जहाँ पर आप भोजन कर सकें, तो आप एज ए ऑप्शन ये भी ट्राई कर सकते हैं। आप उसको भी उबाल के मैगी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम होटल्स में आपको अटैच्ड आपको किचन भी मिल जाएगा। आपको कई रेस्टोरेंट में ये सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है कि जहाँ पर आप, और इवन कैटल भी आपको रूम सर्विस में मिल जाएगा, तो आप आसानी से वहाँ पे मैगी या कुछ दूसरी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ नॉन वेज वालों के लिए भी कहूँगा कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी है तो हो सकता है आपको वहाँ का खाना पसंद ना आए, क्योंकि वहाँ के खाने का एक अलग ही डिफरेंट फ्लेवर है जो कि मे बी आपको पसंद ना आए। तो आपके लिए भी यही चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी कुछ ना कुछ एज अ बैकअप रख के जाइए, तो डेफिनेटली आपको भी सहूलियत रहेगी अपनी यात्रा को पूरा करने में और अपनी यात्रा को एंजॉय करने में। चौथा और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कनेक्टिविटी। अगर आप यूरोप की यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको कोई ना कोई बैकअप प्लान अपने पास रखना है। जैसे कि अगर आप लंबे दिनों की यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको वहाँ की लोकल सिम
आसान किस्तों पे मिल जाती है। बहुत सारे नेटवर्क हैं, वोडाफोन आपको मिल जाएगा, O2 मिल जाएगा आपको, और भी कई उपलब्ध हैं जिनका सिम आप 1 महीने के लिए प्लान को आप ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार रुपीज़ में, इंडियन रुपए में, आपको वो प्लान मिल जाएगा और आप उसका इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, आप उसका फ़ोन कॉल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमेशा सजेस्ट मैं करूँगा, क्योंकि अगर आप विदेश पे जा रहे हैं तो आप, हो सकता है बहुत सारी जगहों से अनभिज्ञ हों। आप किसी स्थान को, अगर आपको घूमना है तो फिर आपको ये पता नहीं होगा कि वो स्थान आपसे कितनी दूरी पर है। तो बेस्ट वे है कि आपके साथ अगर मोबाइल या वहाँ का सिम रहेगा तो आप लोकल नेटवर्क से कनेक्ट रहेंगे। आप जीपीएस यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर कहीं आसपास जाना है या कोई चीज़ ढूंढनी है तो आप आसानी से मैप के द्वारा ढूंढ सकते हैं और आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम दिनों के लिए जाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको फिर, अगर पैसा ये खर्च नहीं करना है तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप आपको कनेक्ट कर सकता है कहीं पर भी। बट व्हाट्सएप के लिए आपको इंटरनेट का ज़रूरत होगा। तो इंटरनेट सामान्यतः बहुत सारे, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज़ में हर एक सिटी में आपको फ्री वाईफाई की सुविधा होटल्स में, रेस्टोरेंट में उपलब्ध होती है। तो अगर आप किसी होटल में रुक रहे हैं तो वहाँ से आप डेफिनेटली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कनेक्ट करने में इंडिया में। इवन आप किसी बाहर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बट इन ट्रांजिट में, अगर कहीं आप बीच में ट्रांजिट कर रहे हैं आप, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको कुछ समय के लिए इंटरनेट नहीं हो। तो अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपको इंटरनेट मिले तो आप भी प्लान में जा सकते हैं, आप भी वहाँ का लोकल सिम परचेज़ कर सकते हैं। या फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि हम जो सिम लेके जा रहे हैं उसी को अगर हम इंटरनेशनल रोमिंग यूज़ करें तो भी आप कनेक्ट रह सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो आइए बात करते हैं हमारे अंतिम बिंदु पर, वह है ट्रांसपोर्ट। सो यूरोप में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप किसी भी यूरोपीय देश की यात्रा कर रहे हो तो आप मैक्सिमम रिलाई करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। वो आपको चीप रेट पे मिलेगा, अच्छा मिलेगा, आपको लगभग हर समय उपलब्ध रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम यूरोपीय देश के लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करते हैं। अगर आप टैक्सी या कुछ अपना प्राइवेट वाहन चाहेंगे तो वो आपको उपलब्ध हो जाएगा, बट आपको उसके लिए काफ़ी मोटा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप एक बजट में जा रहे हैं, आप किसी पर्सनल विज़िट पे हैं, आप किसी बिजनेस ट्रिप पे नहीं हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कीजिए, जो आपको बहुत ही चीप रेट्स पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको बसेस भी मिल जाएंगे, आपको कुछ शहरों में ट्राम्स भी मिल जाएंगे, आपको कुछ शहरों के बीच में घूमने के लिए आपको ट्रेन्स भी मिल जाएंगी, जो कि बैठने वाली चेयर कार्स वगैरह हैं। और वो बहुत ही अच्छी ट्रेन्स हैं जिसमें आप बहुत ही कंफर्टेबली घूम सकते हैं, स्पीड भी उनका बहुत अच्छा है। तो और वो भी बहुत ही उचित रेट पर। तो मेरा सजेशन है कि जब भी आप कभी जाएं तो आप प्राइवेट व्हीकल को कंसीडर ना करते हुए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रीफर करें, तो आपको सहूलियत भी रहेगी और आपका पैसा भी बचेगा। तो आइए आपको ले चलते हैं हम अपनी यात्रा पर। तो मुझे लखनऊ से निकलना था और मेरा डेस्टिनेशन था स्वीडन। तो मैंने लखनऊ से इंडिगो की फ़्लाइट पकड़ी और इंडिगो में नाश्ता मुझे मिल गया, और उस नाश्ते को करते हुए मैं करीब 1-1.5 घंटे में दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया। और दिल्ली एयरपोर्ट पर मेरी 2-3 घंटे बाद फ़्लाइट थी दुबई होते हुए स्टॉकहोम के लिए। तो एमिरेट्स का फ़्लाइट था, कनेक्टिंग फ़्लाइट, जिसमें कि मेरा कुछ घंटे का दुबई स्टे था। तो मैं रात को यहाँ से निकला। एमिरेट्स का फ़्लाइट काफ़ी अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है, तो उसके थ्रू मैं दुबई पहुँचा। और दुबई में करीब मैं रात में पहुँच गया था, और रात में मैंने 2-3 घंटे वहाँ पर बिताए। उसके बाद मेरा
अर्ली मॉर्निंग वहाँ से स्वीडन के लिए मैं निकल गया और स्वीडन में पहुँचते हुए मुझे दोपहर हो गया। तो दोपहर बाद मैं स्वीडन पहुँच गया था और फिर वहाँ पे हम स्टे किए करीब 1 रात के लिए और नेक्स्ट डे स्वीडन से मुझको निकलना था चेक रिपब्लिक के लिए, चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग के लिए। स्वीडन में 1 रात गुजारने के बाद हमें अगले दिन निकलना था चेक रिपब्लिक के लिए। हमारा डेस्टिनेशन था उस्ती नाद लबेम, एक छोटा सिटी है चेक रिपब्लिक में जो कि प्राग से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगले दिन सवेरे हम स्टॉकहोम से यूरोविंग की फ़्लाइट लेते हुए पहुंच जाते हैं प्राग एयरपोर्ट और फिर प्राग से मैंने टैक्सी बुक की। चूँकि हम किसी बिज़नेस ट्रिप पर आए हुए थे तो मेरे साथ एक कलीग भी थे, तो हम दोनों ने टैक्सी बुक कर रखी थी। तो हम लोग वहाँ से पहुँच जाते हैं उस्ती नाद लबेम टैक्सी के द्वारा और आप भी इंजॉय कर सकते हैं बीच की ग्रीनरीज को। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं, बीच में आसपास हरियाली, खेत और ऐसे रास्तों से गुजरते हुए बहुत ही सूदिंग टेम्परेचर वॉज अराउंड 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बहुत ही अच्छा टेम्परेचर था। तो उस्ती नाद लबेम में करीब मेरा स्टे हुआ ऑलमोस्ट 10 दिन के लिए। तो मैं आपसे अगले वीडियो में अब वहाँ की ग्रीनरी को दिखाऊंगा। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको उस्ती और प्राग के वो स्पॉट्स को दिखाऊंगा जहाँ पर हम गए, जहाँ पर हमने विज़िट किया, जहाँ पर हमने एंजॉय किया। वहाँ के कल्चरल चीज़ें हों या फिर वहाँ की हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हों, तो वह हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। हमारा पार्ट 2 हम जल्दी ही लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्ते।